तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन के लड़ाई में अब धीरे धीरे करके ये असर टर्की के ऊपर भी पड़ रहा है, खास करके टर्की के द्वारा सप्लाई किया हुआ हथियारों को लेके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई के दरमियान टर्की के बायरेक्टर TB2 ड्रोन काफी फेमस हुआ था। इवन उस दरमियान ऐसा हवा बनाया गया था कि अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया से लड़े हुए लड़ाई में अजरबैजान को इसीलिए सक्सेस मिला क्योंकि अजरबैजान के पास टर्की के बायरेक्टर TB2 ड्रोन है। पर दोस्तों ये ड्रोन तो यूक्रेन के पास भी था। पर ऐसा क्या हुआ कि जिस ड्रोन को लेकर टर्की द्वारा इतना प्रोपागेंडा किया जा रहा था वो यूक्रेन के मामले में किसी भी तरीके से कोई भी मदद क्यों ना कर सका। बेसिकली टर्की के ड्रोनों के हवा निकाल दिया रशिया ने। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक पहले ही दिन के लड़ाई में रशिया ने कम से कम 4 से 9 टर्किश मेड बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल को संपूर्ण रूप से तबाह कर दिया, जबकि बॉर्डर के नजदीक जहां जहां पे टर्की के ये ड्रोन डिप्लॉय है फिलहाल वहां से इसे इस्तेमाल करना भी नामुमकिन बन गया है। दोस्तों असल में नगानो काराबाग के क्षेत्र को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसमें ही टर्की के ड्रोन को लेकर इतना अधिक प्रोपागेंडा किया गया था। बेसिकली ये मॉडर्न जमाने के एक ऐसा लड़ाई था जिसमें काफी हद तक मिसाइल, ड्रोन और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। जहां पे एक तरफ इस लड़ाई में आर्मेनिया के द्वारा टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर अधिक भरोसा दिखाया गया, तो वहीं पे अजरबैजान की तरफ से इस लड़ाई में ड्रोन का इस्तेमाल सबसे अधिक किया गया, स्पेशली टर्किश मेड बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल। और इस लड़ाई के बाद कई सारे डिफेंस एक्सपर्टों का मानना था कि अजरबैजान को जो इस लड़ाई में जीत मिला उसका श्रेय संपूर्ण रूप से टर्किश मेड इन अनमैन एरियल व्हीकल को जाता है। जबकि उनका यह भी कहना था कि ये जो लड़ाई हुआ ये ड्रोन वॉरफेयर के लिए एक नया चैप्टर लिखेगा और आने वाले भविष्य में भी इस लड़ाई के जो टैक्टिक्स और लड़ाई में जो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है उसे दोहराया जाएगा। इवन इस तरीके के दावों के बाद ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गया और साथ ही साथ कई सारे देशों के द्वारा ऐसे टर्किश मेड बायरेक्टर TB2 के जैसे टैक्टिकल ड्रोनों को निर्माण करना भी शुरू किया गया। इवन अगर टर्की के बायरेक्टर TB2 ड्रोनों को ही देखे तो इस लड़ाई के बाद इन ड्रोनों के सेल भी बढ़ा और कई सारे देशों के तरफ से टर्की से इन ड्रोनों को भी खरीदा गया। इवन दोस्तों यूक्रेन भी वैसे ही देशों में है जो इस लड़ाई के बाद टर्की से बायरेक्टर TB2 अनमैन ड्रोनों को खाली खरीदा नहीं बल्कि अपने देश में निर्माण करने के लिए टर्की के साथ समझौता भी किया था। पर रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर किए गए हमले, ड्रोन वॉरफेयर और टर्की के दावे को पूरा पलट के रख दिया। इवन अगर देखा जाए तो इसमें जितना हद तक यूक्रेन को नुकसान हुआ उतना ही हद तक टर्की के ड्रोन के एक्सपोर्ट के ऊपर भी भविष्य में नुकसान होगा। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर टर्की के ड्रोनों के पास इतना ही क्षमता होता और ये अगर ड्रोन वॉरफेयर में एक नया चैप्टर लिखने वाला था तो यूक्रेन के पास भी टर्किश मेड ये ड्रोन था और क्यों ये कुछ कर नहीं सका। बेसिकली दोस्तों और रशिया ने जो किया वो खाली इन ड्रोनों के भविष्य को ही तबाह नहीं किया बल्कि टर्की की तरफ से बनाया गया जो प्रोपेगेंडा था उसे भी पंचर कर दिया। बेसिकली दोस्तों रशिया ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के अंदर जिस तरीके से स्विफ्ट अटैक किया, मतलब तेज गति से यूक्रेन के अंदर घुस के हमला किया, उससे यूक्रेन को ना समय मिला इन ड्रोनों का इस्तेमाल करके और ना ही यूक्रेन इन ड्रोनों का इस्तेमाल करके कुछ कर सका। कई सारे रशियन मीडिया के सोर्सेस के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि पहले ही दिन के लड़ाई में मतलब 24 घंटे के अंदर ही रशिया ने कम से कम टर्किश मेड 4 से 9 बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को तबाह कर दिया। इवन बॉर्डर रीजन में जिन जिन एयर बेसेस में यूक्रेन के द्वारा इन ड्रोनों को तैनात किया गया था उन सभी एयर बेसेस को रशिया की तरफ से इतना नुकसान पहुंचाया गया कि अब वहां से ऐसे ड्रोनों का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन है। रशिया के द्वारा इतने इफेक्टिवली, इतने बेहतरीन तरीके से अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को इस्तेमाल किया गया कि ये सो कॉल्ड गेम चेंजर ड्रोन के वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एक ही झटके में न्यूट्रलाइज कर दिया। इवन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि यूक्रेन के अंदर जितने भी टर्किश में बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल है उसके 50% से भी अधिक फिलहाल कोई काम का नहीं रहा। और रशिया के ये जो नया वॉरफेयर टैक्टिक्स है ये साबित कर चुका है कि जो ड्रोन वॉरफेयर है ये खाली लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में ही इस्तेमाल हो सकता है। इवन जिस देश के पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटी कमजोर हो वहीं पे ही ये बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों खाली रशिया और यूक्रेन के ये जो लड़ाई है ये खाली ड्रोन वॉरफेयर को ही ध्वस्त नहीं किया बल्कि किस तरीके से बड़े मात्रा में क्रूज मिसाइल और टैक्टिकल बैटलफील्ड बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल होता है उसका भी परिचय दिया। बेसिकली रशिया की तरफ से जो स्विफ्ट अटैक किया गया उसमें सबसे पहले अपने क्रूज मिसाइल और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के की मिलिट्री फैसिलिटीज और एयर बेसेस को तबाह किया। और इंडिया की तरफ से भी रशिया के ये जो हमले है इसे क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और साथ ही साथ अवश्य इंडिया के एक्सपर्टों की तरफ से भी ये एनालाइज किया गया होगा कि कैसे टैक्टिकल बैटलफील्ड मिसाइल और क्रूज मिसाइल इफेक्टिवली दुश्मन के हर तरीके के क्षमता को तबाह कर सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पहले दिन के लड़ाई में मतलब पहले 24 घंटे के अंदर ही रशिया के द्वारा करीबन 309 के 720 स्प्लेंडर मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को यूक्रेन के हाई वैल्यू टारगेटों के ऊपर दागा गया है। और इससे इंडिया को अभी से ही सीख लेते हुए अपने जो मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक
बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम है उसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ बड़े मात्रा में ऐसे मिसाइलों को अभी से ही प्रोड्यूस करके रखना चाहिए। दूसरी तरफ भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे भी इफेक्टिवली लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए अभी से ही तैयार रहना चाहिए। और खाली इतना ही नहीं बल्कि इंडिया को ऐसे मिसाइलों के इस्तेमाल के असर को और बढ़ाने के लिए अपने जो रॉकेट फोर्स का गठना है उसे और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए और जल्द से जल्द रॉकेट फोर्स को तैयार करना चाहिए। पर दोस्तों ये जो लड़ाई है इसने जितना हद तक टर्की को नुकसान पहुंचाया है उससे काफी अधिक पाकिस्तान को डराया है। बेसिकली अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जब लड़ाई हुआ था और उसमें अजरबैजान को ड्रोन के बदौलत बड़े जीत हासिल करने में सफलता मिला था, तब पाकिस्तान की तरफ से भी काफी उछल कूद किया गया और ये भी घोषणा किया गया कि पाकिस्तान टर्की से बड़े मात्रा में बायरेक्टर TB2 जैसे अनमैन एरियल व्हीकल को खरीदेगा। इवन पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे ड्रोन वॉरफेयर को इंडिया के खिलाफ इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए भी तैयारी किया जा रहा था। और पाकिस्तानी मीडिया में यह भी चर्चा में था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई होता है तो पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन खरीदने के डिसीजन को लिया गया है और पाकिस्तान जिस तरीके से चाइनीज ड्रोनों को खरीद रहा है उससे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बढ़ोतरी मिलेगा। पर रशिया के ये नया टैक्टिक्स ये साबित कर चुका है कि ऐसे ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल वहीं पे ही हो सकता है जहां पे ओपोनेंट कमजोर हो या लड़ाई लार्ज स्केल में फैलने का डर ना हो। भारत के मामले में अब पाकिस्तान को डर ये भी है कि अगर लड़ाई जैसा सिचुएशन होता है तो भारत स्विफ्ट अटैक करके पाकिस्तान के हर तरीके के कैपेबिलिटीज को तुरंत ही तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ भारत के जो नया गवर्नमेंट है उसके तरफ से भी ये घोषणा कर दिया गया है कि भारत अब हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि भारत को अगर लगता है कि भारत के ऊपर हमला होने वाला है और भारत के नागरिकों के सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तो भारत पहले ही हमला करके दुश्मन को घुटने पे ले आएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टर्की के लिए भी चिंता का विषय कम नहीं है, क्योंकि जो हवा बना के टर्की के द्वारा इन ड्रोनों को बेचा जा रहा था वो ध्वस्त होने के बाद अब जिन देशों की तरफ से ड्रोन वॉरफेयर को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया गया था और टर्की के ऐसे ड्रोनों को खरीदने का भी सोच विचार किया जा रहा था, वो भी अब ड्रोन वॉरफेयर से अधिक फोकस ऐसे मिसाइल वॉरफेयर में लगाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत को इससे काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है। इवन टैक्टिकल लेवल में ये बैलिस्टिक मिसाइलों के जैसे तेज रफ्तार में हमला भी कर सकता है और भारत इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। और जिन देशों के द्वारा अब अपने मिसाइल वॉरफेयर को आगे बढ़ाने का सोच विचार रखा जाएगा उनके सामने भारत के ये ब्रह्मोस मिसाइल एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकेगा। जबकि दूसरी तरफ ब्रह्मोस मिसाइल एक मल्टीपर्पज मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल होने की वजह से अगर कोई देश इन मिसाइलों को खरीदता है तो उस देश के सामने इन मिसाइलों को लेके कई तरीके की उपयोगिता होगा, जैसे कि इसका इस्तेमाल टैक्टिकली बैटलफील्ड में खाली नहीं बल्कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल और जहाज से जमीन पे दागे जाने वाले मिसाइल के रूप में भी किया जा सकता है। इवन इन मिसाइलों को सबमरीन में भी तैनात किया जा सकता है और हवाई जहाजों से भी दागा जा सकता है। कुल मिला के दोस्तों रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले पूरा दुनिया को एक नया वॉरफेयर का परिचय दिया और फिर से द्वितीय विश्व युद्ध के जो ब्लिट्जक्रीग टैक्टिक्स मतलब ताबड़तोड़ हमले करने का टैक्टिक्स है उसके ऊपर सोच विचार करने के लिए कई सारे देशों को मजबूर करेगा और साथ ही साथ ऐसे वॉरफेयर को कैसे काउंटर किया जाए उसे लेके भी कई सारे देश अब अपने नए टैक्टिक्स को तैयार करना भी शुरू करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।